गुमा भी ना था कि मुझको खुश करने के लिए इतने एहतमाम से सजाई गई महफिल उस रात में मेरी जिंदगी की बाजी भी पलट सकती है। रात खत्म हुई, महफिल भी खत्म हो गई, बात मगर खत्म ना हुई। बका अब अक्सर देर से घर आने लगे। मैं पूछती तो कहते कारोबारी मसरूफियत की वजह से देर हो जाती है, फाइलें देखनी होती हैं, तभी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। तुम हर वक्त मत पूछा करो, उलझन होती है। कभी कभार कारोबारी मसरूफियत हो ही जाती है ना, लेकिन वो बीवी जो अपने शौहर की इस कदर चहीती हो, क्यों ना पूछे। जबकि शौहर की तवज्जो और इल्तफात में भी कमी आने लगी और वो अक्सर रातों को देर से घर आना शुरू करते। अब उनकी गैर हाजिरियां बढ़ने लगी और मेरा दिल मुट्ठी में रहने लगा। अब तो ये रात रात भर ना आते। मैं परेशान होती कि आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है जो इन्हें मेरी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं। ये मुझे खुश करने चले थे और खुद अपनी खुफिया खुशियों के ताक़ुब में लग गए। बीवी की छठेस बहुत तेज होती है। उनके क्राइन बता रहे थे कि ये सही राह नहीं जा रहे हैं। अक्सर रात को लड़खड़ाते हुए आते, हालांकि पहले भी ऐसी पार्टियों में शिरकत करते थे कि जहां शराब चलती थी, मगर ये मेरे मना करने पर इन लवाजमात से परहेज कर लेते थे। आखिर बात खुल गई। उनके दोस्त की बीवी ने बताया कि तुम्हारे मियाँ एक गायिका पर फरीफ्ता हो गए हैं और ये वही गुल नायाब है जिसको अपनी शादी की सालगिरह में खुशी दोबाला करने के लिए बुलवाया था। रात को उसी के पास जाते हैं। ये रिपोर्ट उस खातून को उसके मियाँ ने दी थी जो मेरे मियाँ के सब राजों से वाकिफ थे। उसने ये भी कहा, अपने मियाँ को थामो, ये वहां खूब दौलत लुटाते हैं। मैंने बका से पूछा। वो अदाकारी करने लगे। उन पर तो पूरा भरोसा था कि मेरे सिवा किसी को नहीं चाह सकते, मगर फिक्र दो बातों की थी। एक तो उनकी रातों की गैर हाजिरी मुझे बेचैन करती थी और दूसरे दौलत लुटाने वाली बात। अगर वाकई वो गाना ही सुनने जाते हैं तो फिर ये बड़े खसारे वाली बात थी कि अपनी दौलत एक रकासा पर लुटाए। मैंने पहले हल्का और फिर तगड़ा एहतजाज किया। वो ना माने। कहते थे कि तुमको गलत फहमी है कि मैं गाना सुनने या रक्स देखने जाता हूँ। मैं कारोबारी मसरूफियत में खप रहा हूँ, बिजनेस को घाटे से बचाना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? मैं लाख भोली सही, मगर इतना तो जान गई कि दाल में कुछ काला जरूर है। रातों को देर से आना और कभी गायब हो जाना, ये चीज अब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अभी पहले 2 रातें गायब थे, बहाना कि बिजनेस के सिलसिले में सफर पर था, और अब फिर एक रात गायब। घर आए तो मैं खूब लड़ी कि कहां से आ रहे हो। कपड़ों से मोतिया की महक और होंठ पान की लाली से सजे हुए थे। पहले तो कभी पान न खाते थे। बोले कहीं से भी आया हूं। तुम कौन होती हो रोज रोज हिसाब लेने वाली? तुमने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। उन्होंने पहले कभी इस तरह मुखातिब न किया था। मैंने सख्त तौहीन महसूस की और बिफर गई। रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो भी चिल्लाने लगे कि चुप हो जाओ, जिस बात का इल्म नहीं उस पर शक बंद कर दो और अब जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कोई औरत किसी मर्द के पीछे नहीं भाग सकती, खा वो बीवी क्यों ना हो। तुम कब तक मुझ पर जाल डालोगी? ऐसा ना हो हमारा रिश्ता टूट जाए। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि मुझको कुछ मत कहो। मैं तुम्हारा हूं तो मुझे बस अपना ही रहने दो। मुझे उनकी बातों से और गुस्सा आया, नफरत महसूस होने लगी। मैंने कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हारी ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमको या तो राह पर आना होगा या फिर मुझको छोड़ना होगा। वो बोले, इतनी रात गए झगड़ा मत बढ़ाओ।
ये तुम्हारे हक में बेहतर ना होगा। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह बात करेंगे। मुझको मगर आराम कहाँ, मेरा तो रुआ रुआ तौहीन के एहसास से चल रहा था। मैंने कहा, आखिर वो है कौन चुड़ैल जिसने तुमको अपना दीवाना बना रखा है और मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल से छीन ली है? आज तो मैं पूछ कर रहूंगी। बका ने बहुत मिन्नत की कि बस अब जिद मत करो, कल बात कर लेंगे। मगर मैं अड़ी रही और कसम उठाने पर मुसलसल इसरार करती रही। तो वो जिद चाहकर बोले, झूठी कसम उठाने से तो बेहतर है कि तुमको सच बता दूं। मैं गुल नायाब का गाना सुनने जाता हूँ। गुल नायाब का नाम सुनकर मैं सुन हो गई कि ये तो वही है जो हमारे घर शादी की सालगिरह में आई थी और जिससे मैंने सीधे मुंह बात ना की थी। उसका हसीन मुखड़ा और जहरीली आंखें मेरी निगाहों में फिर गई। मेरे एक ही जुमले ने उसके दिल पर कारी जख्म लगाया था। उसने वहीं खड़े ये ऐद किया होगा कि इस औरत की निस्वानियत को अपने हुस्न और नौखेज जवानी के जादू से शिकस्त देनी है। और उसने बका का दिल अपनी राना अदाओं और दिलरुबाइयों से जीत लिया। मैं तमाम रात रोती और आंसू बहाती रही और बका गहरी नींद सोते रहे। सुबह हुई, वो अभी सो रहे थे कि मैं महके चली आई। मेरा ख्याल था कि जब बेदार होंगे तो बेहद परेशान होंगे, पछताएंगे और मेरे पीछे चले आएंगे। यकीन था कि मेरे बगैर नहीं रह सकते। पशेमा होकर मेरे वालिदैन के पास पहुंचेंगे और मुझको मना कर ले जाएंगे। मुझे एक बालाखाने की हसीना के हुस्न की ताकत का अंदाजा न था। मैं तो उनके वापस लौटने का इंतजार कर रही थी और वो मुझसे दूर, बहुत दूर होते जा रहे थे। मेरे आने के बाद वो पूरी तरह उस रकासा के सहर में डूब गए। गुलनायाब की माँ को बहुत सी दौलत और कोठी देकर नायाब को खरीद लिया और एक बिकाऊ लड़की को मेरी ख्वाबगाह की मालिक बना दिया। मैं महके में रूठी बैठी उसके मनाने और लौट आने का इंतजार ही करती रह गई। इतने बरस बीत गए, उम्र दबे पांव निकल गई और मैं अपने बका को हासिल करने का ख्वाब आंखों में सजाकर महके की दहलीज पर मुंजमद थी। काश औरत को कोई बाला खाने की जीनत न बनाए, कोई उसे खुद को फरोख्त करने पर मजबूर ना करे। रक्सो मौसीकी फन है तो फन ही रहे, ये भी बिकाऊ माल की तरह कोठों पर ना बिके, वरना मेरी तरह ना जाने कितनी सुहागनें, अपने शोहरों और कितने ही बच्चे अपने बापों के चेहरे देखने को तरसते रह जाएंगे। हम औरतें मर्द पर कितना एतबार कर लेती हैं, जब एतबार टूटता है ऐसी तकलीफ होती है कि औरत का घर ही नहीं, दिल भी वीरान हो जाता है।